नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में पेपर लीक करना पड़ेगा भारी, जेल में कटेगी जिंदगी, 10 करोड़ का जुर्माना। इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 वर्षों तक किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक और किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी आयोग, भर्ती एजेंसियों, नियमों और निगमों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर इस कानून में सबसे सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें परीक्षाओं के संचालन से जुड़े व्यक्ति, एजेंसियों, प्रिंटिंग प्रेस एवं षड्यंत्र में शामिल लोग दायरे में आएंगे। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा आयोजित करने वाला, प्रबंधन तंत्र, परिवहन से जुड़ा व्यक्ति या कोई कोचिंग संस्थान साजिशकर्ता की भूमिका निभाता है तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसमें 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया कक्षा 1 से लेकर 8 तक का अर्धवार्षिक परीक्षा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार क्लास 1 की परीक्षा लिखित नहीं होगी बल्कि बच्चों से मौखिक सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं क्लास 2 से लेकर 8 तक के बच्चों की परीक्षा लिखित होगी जिसमें 3 भागों में प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी। वहीं 40 अंक की इंटरनल परीक्षा होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 50 अंकों की होगी। 10 अंकों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी। मालगाड़ी को पास देने पर हुआ बवाल, झारग्राम स्टेशन में हंगामा, कई ट्रेनें आउटर पर खड़ी रही। खड़गपुर डिवीजन के झारग्राम स्टेशन पर गुरुवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। स्टील एक्सप्रेस की यात्री कोचिंग ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पास देने से नाराज थे। इस दौरान यात्री ट्रैक पर उतरकर ट्रेन परिचालन को बाधित किया। इसके कारण इस्पात एक्सप्रेस भी टाटा की ओर आने के क्रम में आउटर पर खड़ी रही। सूचना मिलने पर रेल प्रशासन और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद 9:40 पर यात्रियों का हंगामा खत्म हो गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। दरअसल यहां पहले से भी एक पैसेंजर ट्रेन काफी देर से खड़ी थी। उसके यात्री भी ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान थे। उसके बाद स्टील एक्सप्रेस को भी रोक कर रख दिया गया और मालगाड़ी को पास दिया गया, जिस पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। इन दिनों लगातार हावड़ा खड़गपुर टाटानगर रेल रूट पर ट्रेनें विलंब से चल रही है। खासकर पैसेंजर ट्रेन के यात्री ज्यादा परेशान है। अधिकतर समय मालगाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेनों को पास देने की वजह से पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी ने देवघर में किया औषधि केंद्र का उद्घाटन। पीएम बोले, मोदी की दवा दुकान में आपको 50 से 90% तक छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देवघर एम्स के जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब गांव के लोगों को सस्ती दवा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, आपको बीमारी से भी बचाना और आपके जेब में भी पैसे बचाना। इसका मतलब है मोदी के दवाई की दुकान। यहाँ 2000 से अधिक दवाएं 50 से 90% दवाओं में डिस्काउंट मिलेगी। मुझे ऐसी 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है
पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। औषधि केंद्र में सरकारी जेनरिक दवाओं के साथ साथ कुल 1600 दवाएं उपलब्ध होंगी। करीब 900 सर्जिकल आइटम भी यहां उपलब्ध होंगे। एम्स परिसर में अमृत फार्मेसी के पास ही पीएम जन औषधि केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 10,000वें पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। समारोह में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर एम्स में उपस्थित रहे। सीईओ रवि ने देवघर एम्स के निर्देशक को पीएमबीआई के नोडल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन कर उद्घाटन समारोह की थी। एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र खुल जाने से मरीजों को अमृत फार्मेसी में लंबी लाइन लगाकर दवा लेने से राहत मिलेगी तथा औषधि केंद्र में सस्ती दर पर सभी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इमरजेंसी सेवा चालू होने के बाद यहां 24 घंटे यहां सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में 50 से 90% तक मरीजों को डिस्काउंट में दवाएं मिलेंगी। इसमें सभी सरकारी जेनरिक दवाएं उपलब्ध होंगी। एम्स के डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली सभी दवाएं भी आसानी से यहां मौजूद होंगी। देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा चालू होने के बाद यहां 24 घंटे यह सुविधा मिलेगी। गिरिडीह के मधुबन में 1 दिसंबर को अर्जुन मुंडा करेंगे केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा 1 दिसंबर को मधुबन आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर उनका यह दौरा है। श्री मुंडा मधुबन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, साथ ही साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात व संवाद करेंगे। इसकी जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री मुंडा मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से मिलेंगे। जनता से यह जानकारी भी प्राप्त की जाएगी कि केंद्र की योजना धरातल पर उतर रहा है या नहीं। मोदी सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें मिला है या नहीं। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, फ्री अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी। श्री मुंडा ग्रामीणों से यह भी जानकारी लेंगे कि योजनाओं से लाभ मिला या नहीं और उसे प्राप्त में क्या परेशानी आ रही है। साथ ही साथ लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र के द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी भी साथ रहेंगे। श्री दुबे ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडा केंद्रीय योजनाओं की स्थिति का भी समीक्षा करेंगे। श्री मुंडा सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। उनका 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम है। बताया कि केंद्रीय मंत्री का भाजपा की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। समन के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह। शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने राज्य के संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को समन जारी कर शराब नीति सहित अन्य दस्तावेजों के साथ बुधवार को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि वे ईडी के कार्यालय में नहीं पहुंचे। ईडी ने संयुक्त उत्पाद आयुक्त से उत्पाद नीति का विस्तृत ब्यौरा, वित्तीय वर्ष 2021-22 और इस पर राजस्व परिषद की सहमति असहमति से संबंधित जानकारी मांगी थी। साथ ही संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में थोक विक्रेताओं उनके द्वारा फीस के रूप में जमा कराए गए ड्राफ्ट आदि का ब्यौरा भी मांगा था। सूत्रों के अनुसार समन मिलने के बाद संयुक्त उत्पाद आयुक्त ने मांगे गए ब्यौरों और उससे संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। हालांकि सरकार ने अब तक ईडी की मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसी आधार पर संयुक्त उत्पाद आयुक्त बुधवार को ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। हालांकि उन्होंने सरकार द्वारा सहमति दिए जाने के बाद आवश्यक दस्तावेज के साथ ईडी कार्यालय में हाजिर होने की सूचना भेजी है। बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम मामले की सुनवाई अब होगी 7 दिसंबर को। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति की तनातनी का मामला अब कोर्ट की शरण में चला गया है। इसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। ज्ञात हो कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन और कार्यक्रम की संयोजक प्रथम मेयर अरुणा शंकर आमने सामने है। कार्यक्रम को अनुमति देने संबंधित याचिका पर गुरुवार को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हनुमंत कथा आयोजन समिति के सचिव व प्रार्थी दीनानाथ प्रसाद को संशोधन पिटीशन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि पूर्व में बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम मेदिनीनगर में 10 से 12 दिसंबर तक होना था। अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन डीसी शशि रंजन ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। कार्यक्रम की अनुमति मिलने में हो रहे विलंब के कारण समिति ने न्यायालय की शरण जाने का फैसला लिया। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को मदद एक्सीडेंटल टर्म पॉलिसी के तहत प्रदान की गई राशि। झारखंड के शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को एक्सीडेंटल
टर्म पॉलिसी के तहत प्रदान की गई राशि। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की आहुति देने वाले झारखंड पुलिस के वीर पुलिस कर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। गुरुवार को झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और कांस्टेबल गौतम कुमार के परिजनों को 25 लाख और 15 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में प्रदान किए गए हैं। अगस्त 2023 को चाईबासा जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और कांस्टेबल गौतम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोनों के परिजनों को स्टेट बैंक की तरफ से पुलिस मुख्यालय में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत राशि प्रदान की गई है। सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी के परिजनों को 25 लाख और कांस्टेबल गौतम के परिजनों को 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक और झारखंड पुलिस के बीच सैलरी पैकेज के तहत खाता धारकों को 50 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की व्यवस्था पुलिस मुख्यालय के दौरान निःशुल्क किया जाता है। इसे लेकर पिछले साल ही भारतीय स्टेट बैंक और झारखंड पुलिस के बीच MOU हुआ था। सिमडेगा में मुख्यमंत्री ने 134 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, 31 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। सिमडेगा के कोलेबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा 31 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सोच ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, आने वाली पीढ़ी मजबूत हो इसका प्रयास किया जा रहा। हमें इस राज्य की जड़ गांव को मजबूत करना है। अगर जड़ मजबूत होगा तो झारखंड फलेगा फूलेगा। पदाधिकारी कार्यालय से संसाधनों के साथ आपके द्वार पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्ष में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 80 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में 2019 से पूर्व सरकार क्या कर रही थी? सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 400 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जा रहा। अलग अलग जिलों का आंकड़ा अलग अलग है। आदिम जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले दिनों में ये युवा आत्मनिर्भर बन अपना नाम रोशन कर सके। कोलेबिरा के 7 गांव के लोगों को 1700 एकड़ भूमि का पट्टा दिया जाएगा। अबुआ बीर अबुआ देशों अभियान के जरिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टा देने का कार्य हो रहा। सीएम ने कहा कि आदिवासी बचेगा जब जल जंगल और जमीन रहेगा, कोई भूमिहीन ना रहे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक आ सकते हैं झारखंड। 3-3 लाख रुपए का सौंपा गया चेक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा व डांडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर शुक्रवार तक घर लौट सकेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर वे सभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। एयरलिफ्ट कर सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार ने 1-1 लाख का चेक दिया है। वहीं कंपनी ने सभी कर्मियों को 2-2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सुरंग से 408 घंटे की जंग जीतकर मंगलवार को वे सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। इनके सुरंग से सुरक्षित निकलने की खबर सुनने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली थी। इस खुशी में मिठाइयां बांटी गई और दिवाली मनाई गई। मजदूरों के परिजनों को अब उनकी झलक देखने की बेताबी है। कुल 15 मजदूर में रांची के 3, खूंटी के 3, गिरिडीह के 2, पश्चिमी सिंहभूम के 1 और पूर्वी सिंहभूम के 6 मजदूर हैं। महिलाएं जैसे ब्यूटी पार्लर से वैसे ही बुलेट ट्रेन। सीएम के बयान पर सियासी बवाल। लोहरदगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा कह दिया कि झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। झारखंड बीजेपी के नेताओं ने सीएम हेमंत के बयान की निंदा करते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दे दिया है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक कहा कि बुलेट ट्रेन का परिचालन तो देश में अभी शुरू भी नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री ने इसका दुष्प्रचार शुरू कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलेट ट्रेन की तुलना महिलाओं के मेकअप से कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं जैसे ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आती है वैसे ही पुरानी ट्रेन को रंगाई पुताई करके चलाया जा रहा। मुख्यमंत्री महिलाओं के मेकअप की टिप्पणी कर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष को मुद्दा मिल गया। मुद्दा भी महिला सम्मान का है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी ने ट्विटर पर लिखा, महिलाएं ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आती है। महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग घोर निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हताशा और निराशा आपके हाव भाव में साफ नजर आ रहा है। ऐसे अनगर्ल बयानों से बचिए मुख्यमंत्री जी, बाकी आपकी इच्छा।
रांची स्टेशन के पास बने मंदिर को लेकर रेलवे के नोटिस पर सांसद की आपत्ति, मंडल स्तरीय बैठक में उठा मामला। रेलवे ने रांची रेलवे स्टेशन के पास बने दुर्गा मंदिर को हटाने के लिए 3 दिन पहले नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर रांची सांसद संजय सेठ ने आपत्ति दर्ज की है। सांसदों की रेल मंडल स्तरीय बैठक में सेठ ने यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले किसी भी क्षेत्र में रेलवे के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। बता दें कि बैठक में रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी सांसद शामिल हुए। बैठक में दोनों मंडलों के रेलवे अधिकारी और महाप्रबंधक भी मौजूद रहे। बैठक में सांसद संजय सेठ ने आगे कहा कि मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले रेलवे को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि नामकुम, टाटी सिलवे और सिल्ली रेलवे स्टेशन में पहले की तरह सभी ट्रेनों का ठहराव हो। सांसद सेठ ने सिल्ली मुरी के बांसा रूली में सड़क निर्माण का मामला उठाया। इसके अलावा नामकुम में फुट ओवरब्रिज निर्माण का काम कराने का सुझाव सांसद ने अधिकारियों को दिया। सेठ ने कहा कि चुटिया में ओवरब्रिज का काम जल्द हो। यह प्रयास हो कि किसी का घर नहीं टूटे। ओवरब्रिज के निर्माण में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करे जिससे स्थानीय लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। सेठ ने इस बैठक में रांची से बेंगलुरु, चेन्नई, एर्नाकुलम, कोयम्बटूर के लिए साप्ताहिक अंत्योदय ट्रेन का परिचालन करने, हटिया सनकी पैसेंजर का बरकाकाना तक विस्तार करने के लिए कहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।